Hello and welcome to this channel. In this video, we'll be discussing about the solution of your JEE Advanced paper, paper 1 of physics. जैसा कि आपको पता है कि JEE Advanced का पेपर जो है वो हो चुका है and it has been conducted through IIT Bombay. So आज की इस वीडियो में we'll be discussing about the solution of physics. ठीक है? सो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा पेपर के बारे में सबसे पहले बात करूं तो पेपर जो था फिजिक्स सेगमेंट में वो मॉडरेट साइड में था। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल लेवल के आए थे, मीन्स बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल की बात करें अगर हम ओवरऑल, तो डिफिकल्टी लेवल में मैं इसको मॉडरेट साइड में ही रखूंगा। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी थे, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी जब हम सॉल्यूशन डिस्कस भी करेंगे तब। लेकिन ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट साइड। सो अगर हम ये यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक एवरेज बच्चा अगर इस पेपर को अगर अटेम्प्ट करता तो अराउंड 40 to 50% मार्क्स वो इजिली स्कोर कर सकता था। ठीक है, सो इसी के साथ मतलब हम लोग पेपर का बेसिकली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन था ये। सो टू स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज रो ए एंड रो बी। सो दो स्टार्स हैं जिसकी डेंसिटी रो ए और रो बी है रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी हैव द सेम रेडियस एंड देयर मासेस एम ए एंड ए बी आर रिलेटेड बाय एम बी इज इक्वल टू 2ma। सो स्टार्स के मासेस का रिलेशन ये दे रखा है। ड्यू टू एन इंट्रैक्शन प्रोसेस स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ्ड while its spherical shape is retained। तो किसी इंट्रैक्शन प्रोसेस जो भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है या जो भी फोर्स लग रहा है उसकी वजह से स्टार ए जो है अपना मास लूज करते जाता है और इस तरीके से लूज करता है कि उसका स्फेरिकल शेप जो है वो चेंज नहीं होता है। सो रेडियस आर से r/2 हो जाता है। Now the entire mass lost by A is deposited as a thick spherical cell on B with the density of the cell being rho A। तो जो भी मास लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली दूसरे स्टार पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो जहां तक पहले दूसरा वाला स्टार था उसी के आगे ये लेयर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब बेसिकली एक स्फेरिकल सेल बन रहा है उस पर। So now the escape velocities are VA and VV from A and B after interaction process. Then find then the ratio VV by VA is equal to 10n by 15 raised to power 1 by 3 का रूट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सो यहाँ पे काफी सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है और अपने को एस्केप वेलोसिटी का रेशियो यहाँ पे निकालना है। सो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। mb इज इक्वल टू 2ma। सो mb इज इक्वल टू 2ma का यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं रो b इंटू 4/3 πr³ इज इक्वल टू 2 टाइम्स रो a इंटू 4/3 πr³। दोनों का रेडियस क्योंकि बराबर दे रखा है, इसका मतलब सबसे पहला रिलेशन आ जाएगा रो बी इज इक्वल टू 2 रो ए। ये सबसे पहला रिलेशन आ गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि ए जो है अपना रेडियस डिक्रीज करके आधे पे पहुंच जाता है। सो जो यहाँ पे बेसिकली मास बच रहा है एम ए का, फाइनल मास जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं एम ए डैश, वो हो जाएगा रो ए इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब। मतलब बेसिकली ये हो जाएगा ma/8 के बराबर। जो उसका ओरिजिनल मास था उसके 8 टाइम्स हो जाएगा ma/8। या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा रो a इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 8। सो जो भी यहाँ से वॉल्यूम जो रिलीज हो रहा है, तो बेसिकली अगर देखा जाए कि 1/8 हिस्सा अगर यहाँ पे रह जा रहा है तो 7/8 हिस्सा जो है वो डिपॉजिट हो जा रहा होगा मास का उधर। सो mb डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रो b इंटू 4/3 πr³ प्लस 7/8 रो a इंटू 4/3 πr³। 1/8 हिस्सा मास का रह गया तो 7/8 हिस्सा जो है मास का वो उस पे जाकर डिपॉजिट हो चुका होगा। तो mb डैश मतलब b का जो नया मास होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अब रो b का वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं 2 रो a के बराबर। सो 2 रो a अगर हम यहाँ पे इनपुट करें तो इसकी जो वैल्यू होगी रो a इंटू 4/3 πr³ को अपन कॉमन ले सकते हैं यहाँ से
और अंदर ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 का एक फैक्टर और यहाँ पे बचेगा 7/8 का फैक्टर। सो 2 और 7/8 ये हो जाएगा 23/8। सो 2 16, हाँ 16 एंड 7 23/8। तो एमबी डैश की वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर। ठीक है, तो अब हम स्केप वेलोसिटी की अगर बात करें तो स्केप वेलोसिटी हम जनरली निकालते हैं मतलब एनर्जी को जीरो इक्वेट करने के साथ, मतलब हम जब एनर्जी को जीरो इक्वेट करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो के बराबर करते हैं, तो वहां से जो वेलोसिटी निकल के आती है वो स्केप वेलोसिटी होती है, जो कि होती है √2gm/r। ठीक है, सो इसका रेडियस r/2 हो रहा है फाइनली, और इसका रेडियस भी चेंज होगा। इसका रेडियस निकालने के लिए हमें वॉल्यूम का यूज करना पड़ेगा। सो मैं यहां पे आगे कैलकुलेशन यूज कर रहा हूं। सो अगर मान लो मैं इसका फाइनल रेडियस r डैश मान लेता हूं, तो 4/3 पाई r डैश का क्यूब विल बी इसका इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब प्लस जो वॉल्यूम इसमें डिपॉजिट हो रहा है। तो जो वॉल्यूम इसमें डिपॉजिट हो रहा है वो हो रहा है बेसिकली 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r/2 क्यूब। सो ये बेसिकली हो जा रहा है तुम्हारा 7/8 का ही फैक्टर आ जा रहा है ये। ठीक है, तो 7/8 और यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये फैक्टर यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, यहाँ से 8 निकल रहा है। ठीक है, 8 एंड 7 15, 15/8 का फैक्टर आएगा। सो 4/3 पाई 4/3 कट जाएगा, सो r डैश की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा यहाँ पे, जो कि आएगा 15⁻⁴ r/2। सो फाइनल मास ऑफ ए, फाइनल मास ऑफ बी और फाइनल रेडियस ऑफ दोनों का स्टार, दोनों स्टार का, ये सब सारी चीज आ चुकी है। इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, तो पुट करोगे यहां पे तो VB/VA ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा √23/15⁻⁴ सो 10n की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 23 के बराबर, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2.3 के आसपास। सो 2.3 के आसपास तुम्हारा यहाँ पे वैल्यूएशन होगा और यही तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को देखें तो एक तो वॉल्यूम कंजर्वेशन यहाँ पे लग रहा था, वॉल्यूम कंजर्वेशन के हेल्प से हमने नया रेडियस निकाला, और उसके बाद मास जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यूज निकाली, और इन दोनों को फिर हमने स्केप वेलोसिटी में पुट कर दिया। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन था ये, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर बेस्ड था। सो क्वेश्चन देखो सबसे पहले, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन 16 दिस इज नाइट्रोजन and helium to give oxygen and hydrogen in a laboratory frame is n in mega electron volt. So minimum kinetic energy की requirement हो रही है यहाँ पे, जो कि n के बराबर है। Assume that n is at rest in the laboratory frame. The masses of n, He, H and O can be taken as ये सारे units respectively. So where 1 U is 930 mega electron volt per c square. C is the speed of light basically. Then what is the value of n? So ये बेसिकली क्वेश्चन जो बेस्ड है वो Q वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। यहां से हम Q वैल्यू निकालेंगे इस रिएक्शन का, और उस Q वैल्यू के हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, सो Q वैल्यू जो होता है वो होता है मास ऑफ reactants minus mass of product into c square, डेल्टा MC स्क्वायर, बेसिकली यही होता है Q वैल्यू। तो यहां पे पुट करोगे जब, तो नाइट्रोजन का मास दे रखा है तुम्हें जो कि ये 16.006, फिर हीलियम का मास दे रखा है तुम्हारे पास जो कि है
4.003 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा 1.008 प्लस 19.003 और u की वैल्यू पुट करोगे तो इसको हम 930 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और c स्क्वायर वैसे भी वो वहां पे वो मैनेज हो जाएगा। सो ये जो भी एनर्जी आएगा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सो कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू जो है निकल के आती है -1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन के पास। सो नेगेटिव साइन देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो बेसिकली रिएक्शन है ये रिएक्शन इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है। किस फॉर्म में एब्जॉर्व कर रहा होगा? ये एब्जॉर्व कर रहा होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, सो हीलियम का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम यहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ m1m2। जैसे अगर मैं इसका मास को अगर मैं m बोलता हूं तो इसका मास जो होगा वो 4m हो जाएगा। सो हाफ m1m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.86। सो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू निकल के आएगी 2.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए होगी इस रिएक्शन को एक्सेलरेट कराने के लिए या बेसिकली इनिशिएट कराने के लिए वो होगा 2.35 के बराबर। ठीक है, सो ये इजी लेवल का एक क्वेश्चन था जो क्यू वैल्यू और फिर एनर्जी के ऊपर बेस्ड था। डायरेक्टली इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। सो इन द फॉलोइंग सर्किट C1, C2, C3 ये सारे वैल्यूज दे रखे हैं तुम्हें। द चार्ज स्टोर्ड इन C3 इज, सो C3 देख सकते हो यहाँ पे है। इसमें अपने को चार्ज स्टोर निकालना है कि इसमें कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। सो इस पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बैटरी का एक एज इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा वाला एज जो है इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है वो 2 वोल्ट का आ रहा है। इस वजह से बाई Q इज इक्वल टू CV हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज इस पे स्टोर होगा वो होगा C3 की वैल्यू देखो 4, सो 4 इंटू 2 माइक्रोकुलम। इसका मतलब ये आ जाएगा 8 माइक्रोकुलम के बराबर। सो काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था। 8 माइक्रोकुबल आंसर होगा 8। ठीक है, सो अगले सवाल पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4। सो ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2 पाई बाई 3 रेडियन विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 बाई 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स लेंस है, एक रॉड को यहाँ पे प्लेस किया गया है जिसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और रॉड का ये वाला एज जो है यहां से 40 बाई 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ द इमेज इज 30√3 बाई 13 सेंटीमीटर। तो ये जो इमेज का हाइट आ रहा है ये दे रखा है तुम्हें 30√3 बाई 13 सेंटीमीटर एंड द एंगल मेड बाई इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा विच इज पाई बाई n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो अल्फा की वैल्यू पाई बाई n के बराबर आ रही है। सो उसी n में मतलब उसी अल्फा में अपने को n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो काफी आसान है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना था। सिंस ये 2 सेंटीमीटर तुम्हें दे रखा था रॉड का लेंथ, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये हाइट निकाल सकते हैं और दूसरा ये वाला बेस का लेंथ निकाल सकते हैं। सो ये 2 पाई बाई 3 है तो ये वाला एंगल जो होगा 60 डिग्री हो जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे cos 60 लगाते हैं, cos 60 जो होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। और ये वाला लेंथ निकालने के लिए हम sin 60 लगा सकते हैं जो कि होगा √3/2। इसका मतलब ये है कि ये लेंथ जो होगा ये √3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हाइट है ऑब्जेक्ट का उसी का इमेज का हाइट ये दे रखा है तुम्हें 30√3/13। मतलब जैसे रॉड ये वाला है तो रॉड का जो ये वाला एज है उस एज का जो इमेज है वो ये वाला है और रॉड का जो ये वाला एज है उस एज का इमेज जो है वो ये वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस डिस्टेंस को निकालेंगे, इस डिस्टेंस को। ठीक है,
सो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज यूज करके। मैग्निफिकेशन जो है वो है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। सो हाइट ऑफ इमेज है तुम्हारा 30√3/13 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तुम्हारा √3। सो ये हो जाएगा v बाई यू, दैट इज v बाई 40/3 + 1। सो ये तुम्हारा आ जाएगा 40/3 + 1। सो √3 से √3 काट दो। सो यहां से v की वैल्यू देखो क्या आ रही है, ये हो जाएगा 3 और ये ऊपर चला जाएगा। सो 43/10। सो ये हो जाएगा 430/13। सो v की वैल्यू आएगी जो यहाँ पे वो आएगी 430/13, मतलब इसकी वैल्यू आ चुकी है 430/13। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू जो निकलेगा तुम्हारा, ये वैल्यू निकलेगा इस वाले एज के हेल्प से। ठीक है, और ये वाला एज, ठीक है, इस वाले एज का यूज करेंगे हम लेंस फॉर्मूला में। मतलब दूसरा वाला जो बेसिकली जो इमेज डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे लेंस फॉर्मूला यूज करके। सो लेंस फॉर्मूला इस एज के लिए लगाएं तो 1/v माइनस 1/40/3 इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू दे रखी है 10। सो यहां मतलब इस v की वैल्यू आ जाएगी, उसको उधर ले जाओ अगर, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 4 - 3। सो v की वैल्यू आ जाएगी यहां से 40 सेंटीमीटर। सो यहां से यहां का वैल्यू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का ये वैल्यू जो आया था वो अभी भी निकाला था अपन ने, जो कि आया था 430/13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये लेंथ जो है, ये लेंथ हम निकाल सकते हैं। अब इस 40 में से इसको माइनस कर दो तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। सो इस लेंथ की वैल्यू जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगी 19/13 सेंटीमीटर। सो नाउ वी कैन फाइंड अल्फा। सो अब tan अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालें यहां से तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 30√3/13 डिवाइडेड बाई 90/13। सो 13 से 13 काट दो, ये 3 टाइम्स, इसका मतलब ये 1/√3 आ गया। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई π/6, मतलब 30 डिग्री। सो n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी और ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये भी मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था, आसानी से उसको किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। सो इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन जो था बेसिकली रोटेशन का क्वेश्चन था, मतलब रोटेशन बहुत ज्यादा तो इन्वॉल्व नहीं था। बेसिकली 2D में मैं इसको रखूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एट टाइम t = 0 a disk of radius 1 meter starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration of 2/3 radian per second square. A small stone is stuck to the disk. At t = 0, it is at the contact point of the disk and the plane. Later, at time t = √5 second, the stone detaches itself and flies off tangentially from the disk. The maximum height reached by the stone measured from the plane is half plus x/10. Then what is the value of x? So देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक डिस्क है और वो किसी प्लेन पे रोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोन फंसा दिया है। अब इस अल्फा के साथ घूम रहा है ये, जो कि है तुम्हारा 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। √π सेकेंड के बाद स्टोन डिटैच हो जा रहा है। डिटैच होने के बाद पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें √π सेकेंड में कितना एंगल कवर करेगा। सो अल्फा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। सो हम एंगल निकाल सकते हैं थीटा = ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर के हेल्प से। सो सिंस ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ओमेगा इनिशियल 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हाफ 2/3 √π का स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा π/3। सो √π सेकेंड में ये 60 डिग्री एंगल कवर करेगा। ठीक है, सो इस पॉइंट पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी इनिशियल ओमेगा दैट इज 0 प्लस अल्फा इंटू टी
that is 2/3 into रूट पाई. सो ये हो जाएगा 2√π/3. और अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये प्योर रोलिंग में है, ये दे रखा है, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. सो वीसीएम की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आर. सो आर की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 मीटर दे रखा है, इसका मतलब ये भी मैग्नीट्यूड वाइज इसी के बराबर आएगा. सो अपने पास वीसीएम और ओमेगा दोनों आ चुका है 60 डिग्री पे. ठीक है. सो इस पॉइंट पे अगर हम इस स्टोन की वेलोसिटी देखें तो इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी. एक तो यहां पे आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि आएगा ओमेगा आर, और एक आएगा यहां पे वीसीएम जो कि खुद भी ओमेगा आर ही है. मतलब दोनों वैल्यूज ओमेगा आर के बराबर ही है. ठीक है. सो अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस तो r/2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी r/2 होगा क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस r के बराबर है. सो इसके बाद क्या होगा, हम यहां से मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे. यहां के बाद क्या होगा, पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन में तुमको हाइट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है. सो वो हम निकाल सकते हैं, या तो प्रोजेक्टाइल का तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो या तो फिर तुम कंपोनेंट यूज करके इसको निकाल लो. दोनों में से किसी तरीके से भी निकाल सकते हो तुम. सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे कंपोनेंट यूज करके निकाल रहा हूं. ठीक है. सो अगर मैं यहां पे कंपोनेंट यूज करूं ठीक है, तो ये 60 है, ये 90 है, ये 30 होगा. ठीक है. 30 होगा और ये 90 है, तो ये तुम्हारा 60 हो जाएगा. मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका वो है ओमेगा आर साइन 60. सो एच की वैल्यू आ जाएगी यहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s करने से. सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा आर साइन 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस जी इंटू एच. सो यहां से कैलकुलेट करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू यहां से निकल के आएगी π/60 के बराबर. सो टोटल हाइट फ्रॉम प्लेन हो जाएगा जो कि हो जाएगा r/2 प्लस π/60. सो r की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये तो हाफ का फैक्टर बन गया. और x/10 को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट π/6, मतलब नियर अबाउट ये 0.5 के आसपास आ जाएगा. सो करेक्ट वैल्यू ऑफ x विल बी अराउंड 0.5. सो ये क्वेश्चन में भले ही प्योर रोलिंग हो रहा था लेकिन बहुत ज्यादा प्योर रोलिंग का यूज था नहीं. ठीक है. सिंपली बस इतना यूज था कि इसकी दो कंपोनेंट्स आएगी वेलोसिटी की, लेकिन जो मैक्सिमम यूज था वो तुम्हारा कंपोनेंट का था कि तुम कंपोनेंट किस तरीके से कर रहे हो, किस तरीके से इसको विजुअलाइज कर रहे हो. ठीक है. सो इस वजह से क्वेश्चन किया जा सकता था इसको. ये क्वेश्चन नंबर 5 था. ठीक है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो. A solid sphere of mass 1 kg and radius 1 meter rolls without slipping on a fixed inclined plane with an angle of inclination theta is equal to 30 degree from the horizontal. So एक inclined plane है जिसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है और इस पे प्योर रोलिंग कर रहा है ये सॉलिड स्फीयर. ठीक है. Two forces of magnitude 1 Newton each parallel to the inclined act on the sphere both at distance r is equal to 0.5 meter from the center. So r की वैल्यू 0.5 मीटर पे ये दोनों जो है यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे की तरफ. सो द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन इज, तो अपने को इसका एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है. सो यहाँ पे अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो एक तो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं जो कि दिखा रखा है, एक यहाँ पे mg का कंपोनेंट लगेगा जो कि mg साइन थीटा. ठीक है. सो ये तुम्हारा बेसिकली एफबीडी होगा. ठीक है. तो मैं इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता हूं, टॉर्क का इक्वेशन लिख सकता हूं. इस पे टॉर्क का इक्वेशन लिख के हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. सो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखे तो पहला ये जो फोर्स है इसका टॉर्क और इसका टॉर्क ये दोनों एक ही सेंस में आ रहा है, और इसका ये जो तीसरा वाला फोर्स है इसका टॉर्क अपोजिट सेंस में आ रहा है. सो इन दोनों का टॉर्क एड अप होगा और ये वाला जो टॉर्क होगा ये सब्सट्रैक्ट होगा. ठीक है.
सो इसका टॉर्क अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 0.5 एफ इंटू आर, और एम जी साइन थीटा का टॉर्क आएगा, एम है 1 और साइन थीटा है थीटा 30 डिग्री है तो साइन थीटा हाफ हो गया, सो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 1 माइनस, सो ये डिस्टेंस हो गया 1.5, सो 1 इंटू 1.5, ये हो गया टॉर्क, तीनों फोर्सेस का टॉर्क हो गया, ये आई अल्फा के बराबर होगा। सो इसके अबाउट होता है 2/5 mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां शिफ्ट कर सकते हैं। सो आई की वैल्यू हो जाएगी 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इंटू अल्फा। सो यहां से अल्फा की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, जो कि यहां से देखो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 0.5, ये होगा +5, ये होगा -1.5 इज इक्वल टू, और ये फैक्टर आ जाएगा 7/5 अल्फा। सो 6.5 माइनस 1.5, ये हो गया बेसिकली 5, तो 5 इज इक्वल टू 7/5 अल्फा। नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 के बराबर, 5.5 माइनस 1.5 दैट इज 4। सो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 20/7। सो देयरफॉर जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा अल्फा आर, क्योंकि ये प्योर रोलिंग में है, अल्फा आर की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू भी अल्फा के बराबर ही हो जाएगी। सो एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर विल बी 20/7 मींस नियर अबाउट 2.9 के आसपास, 2.9 के आसपास तुम दे सकते हो, ये तुम्हारा अल्फा का वैल्यू होगा। ठीक है, सो ये तुम्हारा था 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 7th। ये क्वेश्चन जो था तुम्हारा ये ईएमआई के ऊपर था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है ये। कंसिडर एन एलसी सर्किट विथ इंडक्टेंस L is equal to 0.1 Henry and capacitance of 10⁻13 farad kept on a plane। तो एक एलसी सर्किट है जिसमें L और C तुम्हें दे रखा है। द एरिया ऑफ द सर्किट इज 1 मीटर स्क्वायर। जो सर्किट एलसी ये बन रहा है उसका एरिया जो है बेसिकली वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। इट इज प्लेस्ड in a constant magnetic field of strength B naught which is perpendicular to the plane of the circuit. At time t is equal to 0 the magnetic field strength starts increasing linearly as B is equal to B naught beta t। So यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अचानक से लीनियरली बढ़ने लग रहा है। ठीक है, इस रिलेशन के हिसाब से B naught plus beta t where beta is 0.04, then the maximum magnitude of the current in the circuit is इन मिली एम्पियर। सो मैक्सिमम करंट अपने को निकालना है। सो देखो एलसी सर्किट है और अपने को मैक्सिमम करंट निकालना है। ठीक है, तो अप्रोच कैसे हम लगाएंगे, सबसे पहले देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं। सो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा यहाँ पे वो हो जाएगा d∅dt के बराबर। सो फाई की वैल्यू हो जाएगी b इंटू एरिया के बराबर, परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। सो ये हो जाएगा एरिया इंटू dv/dt, एरिया की वैल्यू 1 है और dv/dt इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा बीटा के बराबर। इसका मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 0.04 वोल्ट। सो अगर हम एलसी सर्किट को अब बनाएं तो एलसी सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके से, ये तुम्हारा इंडक्टर, ये तुम्हारा कैपेसिटर और उसके साथ एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ये, जो कि होगा 0.04 वोल्ट के बराबर। सो ये L है और ये C है। सो इसमें अपने को मैक्सिमम करंट निकालना है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएं, इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ और क्लॉकवाइज सेंस में घूम जाओ। सो सबसे पहला जो जंप मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा -L/di/dt का, फिर दूसरे वाले में जंप मिलेगा वो -q/c का, और लास्ट में जो जंप मिलेगा वो ईएमएफ का मिलेगा, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें सो यहां से ये एक्सप्रेशन मिला अपने को केवीएल से। ठीक है, सो यहां से अपने को मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं और डिफरेंशिएट करके मैं करंट का एक्सप्रेशन यहां से निकालूंगा। ठीक है, करंट का एक्सप्रेशन मिलेगा फिर हम उसके मैक्सिमा की बात करेंगे।
सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये हो जाएगा माइनस एल डी आई स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू 1/c इज इक्वल टू 0। ये जो डी क्यू बाई डी टी है ये करंट है, इसको उधर भेज दो। सो ये बेसिकली आ जाएगा डी आई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1/LC इंटू आई। ये एक्सप्रेशन किस तरीके का है गेस करो। सो ये एक्सप्रेशन है तुम्हारा SHM का, ठीक है। अगर मैं आई की जगह पे x डाल दूं तो ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x एंड विद अ नेगेटिव साइन मींस ये रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है। इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन होगा ये तुम्हारा SHM के जैसा ही होगा। इसका मतलब करंट का जो एक्सप्रेशन यहां पे मिलेगा वो तुमको एक सिनुसॉइडल इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। सो यहां से मैं इक्वेशन लिख सकता हूं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वेयर ओमेगा इज ये वाला टर्म। इस वाले टर्म को हम ओमेगा स्क्वायर से रिलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगी √1/LC के बराबर। सो ये तुम्हारा मैक्सिमम करंट है आई नॉट। इस मैक्सिमम वैल्यू को हमें निकालना है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, एक बार फिर से मैं लिखूंगा इसको। सो अभी हमने निकाला I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। सो अपने को ये आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, यही मैक्सिमम करंट है। तो सबसे पहले फाई नॉट की वैल्यू निकालते हैं। सिंस ये सर्किट t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है तो करंट एट t इज इक्वल टू 0 विल बी 0। सो t इज इक्वल टू 0 पे I 0 होगा, सो फाई नॉट की वैल्यू 0 हो गई। सो ये हटा दो, सो ये वैल्यू हट गई, ये आ गया तुम्हारा करंट। अब इस करंट के एक्सप्रेशन से हम कैसे निकालेंगे आई नॉट। आई नॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे Q की वैल्यू निकालेंगे इससे। सो मैं इसको लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो ये तुम्हारा हो जाएगा Q डी क्यू इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। सो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा Q और राइट साइड में आ जाएगा आई नॉट बाई ओमेगा इंटू सम जो भी है कॉस या साइन जो भी फंक्शन आना होगा वो आ जाएगा। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये Q का मैक्सिमम वैल्यू है। आई नॉट बाई ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q होगा CV के बराबर। जब इंडक्टर स्टार्टिंग में डिस्चार्ज मोड में होगा और ये कैपेसिटर पे सारे के सारे चार्जेस जब डिपॉजिट हो रहे होंगे, ठीक है, उस समय कैपेसिटर पे चार्ज सबसे मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये है Q की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो CV के बराबर है। इसका मतलब आई नॉट बाई ओमेगा की वैल्यू CV के बराबर हो गया। सो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी CV इंटू ओमेगा नॉट। सो C की वैल्यू दे रखी है, यहां पे देखो C की वैल्यू दे रखी है। V हमने निकाला था, V इज द इंड्यूस्ड EMF दैट इज 0.04 और ओमेगा की वैल्यू 1/√LC है, ये भी हम निकाल सकते हैं इन दोनों को इनपुट करने से। सो सारे वैल्यूज को जब यहां पे पुट करोगे तो ये जो वैल्यू है ये निकल के आता है 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सो मिली एम्पियर में डालोगे तो ये 4 मिली एम्पियर के बराबर हो जाएगा और यही तुम्हारा मैक्सिमम करंट होगा। सो ये था तुम्हारा LC ऑसिलेशन के ऊपर बेस्ड था जिसमें EMI भी इन्वॉल्व हो रहा था और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन देखो क्या था। A projectile is fired from horizontal ground with speed v and projection angle theta. When the acceleration due to gravity is g, the range of the projectile is d. तो ग्रेविटी में बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है स्पीड v और एंगल थीटा पे और रेंज जो है उसका वो d के बराबर है। Now, if at the highest point in its trajectory the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash, that is g by 0.81, then the new range is nd. What is the value of n? So देखो हो क्या रहा है क्वेश्चन में, बोला ये जा रहा है कि अगर सिर्फ ग्रेविटी होता तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा होता, इसका रेंज आता d। ये नॉर्मल ग्रेविटी का सिचुएशन है।
लेकिन क्वेश्चन में चेंज हुआ है, और चेंज ये हुआ है कि ये यहां से यहां पहुंचेगा नॉर्मल ग्रेविटी के हिसाब से, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये किसी और ग्रेविटी में ट्रेवल कर रहा है, जिस ग्रेविटी का वैल्यू है g डैश इज इक्वल टू g बाई 0.81। तो यहां से ये यहां गिरेगा। अब पूछा जा रहा है कि ये d डैश क्या है। d डैश और d में तुम्हें रिलेशन निकालना है, और उसी रिलेशन के हेल्प से इस n की वैल्यू के बारे में तुम्हें कमेंट करना है। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन में देखो, d डैश की वैल्यू निकालने के लिए यहां से यहां तक का जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है वो तो इसी के हाफ के बराबर है। तो जब इसी के हाफ के बराबर है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रेंज है ये d/2 होगा, ये d/2 ही होगा। और ये जो हाइट है यही हाइट होगा जो यहां पे आया था, मतलब ये जो हाइट होगा ये तुम्हारा हो जाएगा v² sin² थीटा बाई 2g। सो हाइट है, रेंज है, अपने को बस ये वाला रेंज निकालना है, ये वाली। ठीक है, सो ये वाला रेंज निकालने के लिए, अच्छा एक चीज और, यहां की वेलोसिटी भी अपने पास वही होगी, दैट इज v cos थीटा। टॉप पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में बस एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगा जो कि है इधर, जो कि होगा v cos थीटा के बराबर। सो ये सारा इंफॉर्मेशन इसी के जैसा ही है, हाइट सेम, ये डिस्टेंस सेम, और ये वाला कंपोनेंट भी सेम। इसके आगे ग्रेविटी चेंज हो रहा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब इसके आगे का ये रेंज निकालने के लिए इस वर्टिकल डायरेक्शन से टाइम निकालेंगे, और टाइम निकालने के बाद इसको हम डालेंगे रेंज निकालने के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए। सो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वहां से टाइम निकालना अपने को। सो टाइम निकालने के लिए ऐसे अपने पास वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी भी है अपने पास जो कि है 0। सो टाइम निकालने के लिए s इक्वल टू यूडी प्लस हाफ एड स्क्वायर लगा सकते हैं। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। g की वैल्यू जो है g बाई 0.81 हो रही है। सो यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी v साइन थीटा बाई, देखो 2 से 2 कट रहा है, ये 2 और ये 2 कट रहा है, g इधर आ गया तो ये हो गया g और ये हो गया 0.9। सो ये आ गया तुम्हारा टाइम। इतना टाइम लगेगा इसको इधर से इधर आने में। सो जो ये वाला डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को अपन निकाल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू ये टाइम। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ये तुम्हारा हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा v cos थीटा इंटू v साइन थीटा इंटू 0.9 बाई जी। सो इस एक्सप्रेशन को देखें तो क्या एक्सप्रेशन तुम्हारा d/2 ही है। जो ओरिजिनल रेंज का इक्वेशन आता है वो आता है 2v² sin थीटा cos थीटा बाई जी, ये आ रहा है v² sin थीटा cos थीटा बाई जी। इसका मतलब ये है ये d/2 है, मतलब ये रेंज की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.9 d/2 के बराबर। सो d डैश की वैल्यू आ जाएगी d/2 प्लस 0.9 d/2। सो यहां से d को कॉमन ले लोगे और यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 0.95 के बराबर। सो n की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0.95 के बराबर निकल के आएगी। ये है तुम्हारा सबसे पहला सेक्शन। सारे इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें तुमको बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा डालना था। ये पहला सेगमेंट था जो कि मतलब बेसिकली कॉन्सेप्चुअल और मॉडरेट साइड पे ही था। हम लोग मूव करते हैं दूसरे सेक्शन पे जो कि है मल्टीपल टाइप। सो ये तुम्हारा है दूसरा सेक्शन जहां से मल्टीपल टाइप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कैसा डिफिकल्टी लेवल था या कैसा कंसेप्चुअल लेंथीनेस था, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन था, a medium having dielectric constant K greater than 1 fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. ठीक है, the plates have a larger area and the distance between them is d.
तो यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक को फिल किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V एज शोन इन द फिगर ए। इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका वोल्टेज जो है वो V के बराबर है। नाउ बोथ the plates are moved by a distance of d/2 from their original positions as shown in the figure. In the process of going from configuration depicted in figure A to depicted in figure B, which of the following statement is correct? अब क्या किया जा रहा है, इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस लेफ्ट वाले प्लेट को इधर खींच दिया जा रहा है और इस राइट वाले प्लेट को आगे खींच दिया जा रहा है। इधर का डिस्टेंस d/2, इधर का डिस्टेंस d/2। तो इस फिगर के रिस्पेक्ट में तुमको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, द डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2k। तो ये स्टेटमेंट तो सीधे सीधे गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा k के फैक्टर से रिड्यूस होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक k का डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E/k के बराबर हो जाएगा। सो 2k फैक्टर से रिड्यूस नहीं होगा, वो k के फैक्टर से रिड्यूस होगा, तो ये गलत है। द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/k+1। सो कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं। सो ओरिजिनल कैपेसिटेंस अगर हम देखें C, तो वो है Ka∈0/d, और उधर का C जो है C इक्विवेलेंट, इसको हम एक ट्रिक से निकाल सकते हैं जो कि क्लास में तुमने पढ़ा होगा। सो सिंस ये और ये 1 2 3, ये 3 सेगमेंट जो है ये सीरीज में बन रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि इन 3 सेगमेंट को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहां पे 3 कैपेसिटर इस तरीके से लगे हुए हैं। ये हवा वाला सेगमेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक वाला सेगमेंट है, और ये हवा वाला सेगमेंट है, ठीक है। चार्ज यहां से जा रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है। तो ये जो तीनों सेगमेंट्स हैं इसको हम सीरीज में दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सीरीज वाला फॉर्मूला तुम लगा करके यहां पे C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हवा है और ये हवा है, इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। सो एक कैपेसिटर आ गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम का और एक कैपेसिटर आ गया ये हवा वाले मीडियम का। सो इसको मैं अगर नाम दे दूं C1 और इसको नाम दे दूं C2, तो C इक्विवेलेंट यहां पे आ जाएगा C1 C2/C1 + C2। सो C1 की वैल्यू आ जाएगी A∈0/d और C2 की वैल्यू आ जाएगी K∈0/d। C1 की वैल्यू यहां पे A∈0/d और C2 की वैल्यू Ka∈0/d। A∈0/d को यहां से कॉमन निकालो, कॉमन निकाल करके यहां से जब इसको कट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी Ka∈0/d × 1 + k। सो ओरिजिनल था ये, बाद में हो रहा है ये। इसका मतलब ये जो है रिड्यूस होगा 1/1 + k के फैक्टर से, तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ k+1। तो वोल्टेज बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, वोल्टेज तो बैटरी डिसाइड कर रहा है, बैटरी डिसाइड कर रहा है, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। सो लास्ट ऑप्शन में देखो यहाँ पे, अगर हम लास्ट ऑप्शन के देखें कि वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। सो ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू ΔU माइनस W ऑफ बैटरी। सो सिंस यहाँ पे कैपेसिटर जो है इन्वॉल्व है, कैपेसिटर जब इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब ये है कि उसका डाइलेक्ट्रिक भी इन्वॉल्व होगा, इस वजह से ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इस तरीके से इस सारे ऑप्शंस का ऐसे तुम जस्टिफाई कर सकते हो। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द फिगर शोज अ सर्किट हैविंग 8 रेजिस्टेंसेज ऑफ 1 ohm ईच लेवल्ड R1 to R2, ठीक है, एंड 2 आइडियल बैटरीज विद वोल्टेजेस 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे 8 रेजिस्टर्स हैं और 8 रेजिस्टर्स का तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो 1 ohm के बराबर है, ठीक है। और E1 की वैल्यू है 12 वोल्ट और E2 की वैल्यू जो है वो है 6 वोल्ट।
सो अपने को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, और ये चारों तुम्हारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सो करेंट थ्रू R1, करेंट थ्रू R2, करेंट थ्रू R3 एंड करेंट थ्रू R5, इन चारों रेजिस्टेंसेस में से अपने को करंट निकालना है कि करंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो अगर तुम यहां पे सर्किट देखो तो ऊपर वाला सेगमेंट नीचे वाले सेगमेंट का सिमेट्रिकल है। R6 और R5, R2 और R4, R7 और R8, ये तीनों सेगमेंट इस सेगमेंट से सिमेट्रिकल है, इस वजह से मैं इसको उठा करके यहां पे लगा सकता हूं। सो अगर मैं इसको उठा करके यहां पे लगाऊं तो जो अपना नया सर्किट है उसमें R6 और R5 पैरेलल हो जाएगा, R2 और R4 पैरेलल हो जाएगा, R7 और R8 ये भी पैरेलल हो जाएगा। सो पैरेलल हो जाएगा तो नया सर्किट बनेगा, यहां पे आ जाएगा 1/2 ओम, ये रहेगा 1 ओम, सो E2 की वैल्यू जो है ये है 6 वोल्ट, ये है 12 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 1/2 ओम, ये 1/2 ओम और ये 1 ओम। ठीक है, सो हम यहां पे क्या करेंगे, अब इन तीनों सेगमेंट्स में करंट निकालेंगे और करंट निकालने के बाद उसको दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये R6 और R5 मिला करके बना है, तो जो भी यहां पे करंट आएगा वो R5 और R6 दोनों में जाएगा। सो अगर मान लो अगर यहां पे करंट निकाला हमने I1, तो इन दोनों में करंट जाएगा I1/2। वैसे ही अगर हम इसमें करंट निकालते हैं तो उसको भी दो हिस्से में डिवाइड करेंगे और वैसे ही इस वाले में। ठीक है, सो करंट निकालने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। मान लिया जाए कि यहां से करंट पार हो रहा है I1, यहां पे करंट पार हो रहा है I2 और यहां पे करंट पार हो रहा है I3, और इस जंक्शन को देखो तो बाय KCL जंक्शन मींस लॉ I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू 0, ये सबसे पहला इक्वेशन बनेगा एट दैट जंक्शन। और बाकी इक्वेशंस निकालने के लिए अपने को KVL लगाना पड़ेगा। तो देखो KVL में कैसे कैसे लगाता हूं, सबसे पहले KVL में इसमें लगाऊंगा, फिर इसमें लगाऊंगा, फिर एक पूरे लूप में लगाऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम ये KVL अगर हम यहां पे लगाते हैं, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट हो रहा हूं। ठीक है, सो यहां से घूम करके मैं यहां पे आऊंगा, तो हर पोटेंशियल ड्रॉप को अगर मैं लगाऊं यहां पे, तो सबसे पहले है -I1, फिर है 6, फिर है -I1/2, फिर है +I2/2 इज इक्वल टू 0, ये सबसे पहला KVL। दूसरे वाला KVL यहां से स्टार्ट हो रहा हूं और यहां से मैं घूम के आ रहा हूं, इस तरीके से मैं ड्रॉप देख रहा हूं। सो उसका इक्वेशन बनेगा -I2/2 प्लस I3/2 प्लस I3/2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये तुम्हारा दूसरा वाला KVL होगा। ठीक है, सो अपने पास 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ सकती है, देखेंगे वो आगे। ठीक है, फिलहाल इन दोनों से सॉल्व करते हैं। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन से, ठीक है, हम I2 की वैल्यू को हटा सकते हैं। सो इन दोनों को ऐड करते हैं अपन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो I2 और I2 कट जाएगा, I1 और I3 में एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है, इसको इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूं। सो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। सो मैं 2 + 3 कर रहा हूं। सो 2 + 3 अगर करूं, सो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा -3I1/2, ये और ये तो कट ही रहा है। इन दोनों को ऐड करने पे आएगा +I3 और इन दोनों को ऐड करने पे आएगा +18 इज इक्वल टू 0। सो यहां से आएगा -3I1 प्लस 2I3 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये सबसे पहला इक्वेशन बना। ठीक है, अब I2 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें डाल सकते हैं या तो इसमें डाल सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक में डाल दो। ठीक है,
सो मैं क्या करता हूं, मैं इसको रखता हूं इस वाले में, तीसरे वाले में। सो यहां पे अगर हम रखें तो I2 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स I2 इज माइनस I1 प्लस I3। सो ये हो जाएगा I1 प्लस I3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये तीसरे इक्वेशन में डाला मैंने, ठीक है। सो यहां से एक्सप्रेशन आ गया I1 प्लस 3I3 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से अब हम I3 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। सो क्या करोगे, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, और इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करते ही I1 और I1 कट जाएगा और सिर्फ I3 की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। सो यहां से जो I3 की वैल्यू मिलेगी तुम्हें सॉल्व करने पे, I3 की वैल्यू आ जाएगी 7.2 एम्पियर के बराबर, I2 की वैल्यू आ जाएगी 2.4 एम्पियर के बराबर, और I1 की वैल्यू आ जाएगी 4.8 एम्पियर के बराबर। जो ऑप्शन तुम देख सकते हो वो तुम मार्क कर सकते हो, ऑप्शन तुम्हारे करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, ABCD तुमको चारों मिल जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। सो ये क्वेश्चन जो था काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो सेगमेंट था इसमें तुम्हारा फ्लूइड और जो तुम्हारा ये होता है थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों चीजें यूज हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सो क्वेश्चन देखो, एन आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी रो इज इक्वल टू 0.2 kg per meter cube enters a chimney of height h at the rate of alpha is equal to 0.8 kg per second from its lower end and escapes through the upper end as shown in the figure. The cross sectional area of the lower end is A1 is equal to 0.1 meter square and the upper end is A2 is equal to 0.4 meter square, ठीक है। सो यहाँ पे चिमनी का डायग्राम दे रखा है तुम्हें, नीचे का एरिया ऊपर का एरिया दे रखा है, और जिस रेट से यहाँ पे गैस एंटर हो रहा है वो रेट तुमको दे रखा है जो कि है 0.8। डेंसिटी दे रखा है, जो एंट्रेंस वाली डेंसिटी है वो भी दे रखा है यहाँ पे, वही है 0.2। So now the pressure and the temperature of the gas at the lower end are 600 Pascal and 300 Kelvin। यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर भी तुम्हें दे रखा है, while the temperature at the upper end is 150 Kelvin। यहाँ का सिर्फ टेम्परेचर दे रखा है। Chimney is heat insulated so that the gas undergoes adiabatic expansion। Ratio of specific heat is gamma is equal to 2, ठीक है। सो गामा की वैल्यू दे रखी है, ये बता रखा है कि एडियाबैटिक यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। सो अपने को करेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। सो सिंस यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो ये हम ध्यान में रखेंगे, गामा की वैल्यू 2 है। सो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या क्या है जिनमें से अपने को चूज करना है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रेशर। प्रेशर ऑफ द गैस एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी इज 300 पास्कल। सो प्रेशर, वेलोसिटी, हाइट और डेंसिटी, ये चार चीजें अपने को निकालनी है। सो सिंस ये एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जा रहा है, सो ये फॉलो करेगा पीवी रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट या टीवी रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये वॉल्यूम को हम मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं। सो इसको मैं लिख सकता हूं मास बाई डेंसिटी टू रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मास कांस्टेंट है, सो मास हट जाएगा, ये P बाई रो रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहां पे भी वॉल्यूम को चेंज करूं तो ये हो जाएगा T बाई रो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हम क्या करेंगे, अपने को प्रेशर निकालना है और रो निकालना है, ठीक है, दोनों निकालना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, और फिर वेलोसिटी और हाइट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टेम्परेचर अपने को नीचे और ऊपर दोनों का पता है। जब दोनों जगह का टेम्परेचर पता है तो हम रो पता कर सकते हैं ऊपर का, T1 बाई T2 करके। सो गामा की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। इसका मतलब T1 बाई रो 1 इज इक्वल टू T2 बाई रो 2। सो नीचे का टेम्परेचर जो है वो है तुम्हारा
नीचे का टेम्परेचर है 300 और नीचे का रो है 0.2, ऊपर का टेम्परेचर है 150 और ऊपर का रो अपने को निकालना है रो 2। सो रो 2 की वैल्यू यहां से आ गई, रो 2 की वैल्यू आ गई जो कि आ गई 0.1 एसआई यूनिट्स, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। सो ये तुम्हारा ऊपर का डेंसिटी आ गया। तो इस डेंसिटी के एक्सप्रेशन से तुम यहां पे एक चीज देख सकते हो कि जब गैस एंटर कर रहा है तो उस समय डेंसिटी अलग है और जब गैस एग्जिट कर रहा है तो उस समय डेंसिटी अलग है। सो डेंसिटी इज वेरिएबल हियर, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। सो सिंस डेंसिटी यहां पे वेरी कर रहा है तो ये जो हाइट है चिमनी का, जो कि ऑप्शन बेसिकली सी में है, वो हाइट की वैल्यू हम बर्नौली इक्वेशन से नहीं निकाल पाएंगे। ये यहां पे बेसिकली तुम्हें समझना था। बर्नौली इक्वेशन जब भी तुम्हारा लगता है वो हमेशा कांस्टेंट रो पे लगता है। यहां पे गैस का रो जो है वो चेंज हो रहा है, गैस का रो अगर चेंज हो रहा है तो बर्नौली इक्वेशन हम नहीं लगा पाएंगे। तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं उसमें क्या आंसर आता है। ठीक है, सो एनीवे, सो अपना रो निकल गया है। अब हम उसके हेल्प से यहां पे प्रेशर निकाल सकते हैं। सो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी P1 बाई रो 1 रेज टू पावर गामा दैट इज 2, जो कि आएगा 600 बाई 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर का प्रेशर P जो कि निकालना है अपने को और नीचे का प्रेशर है 0.2 का स्क्वायर। सो यहां से कैलकुलेशन करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 150 पास्कल के बराबर। ठीक है, सो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, डी वाला ऑप्शन ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बचा वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी और हाइट निकालते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी और हाइट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी हम लोग यहां पे निकालेंगे रेट के हेल्प से। देखो, जिस रेट से यहां पे मास एंटर कर रहा है उसी रेट से यहां पे मास एग्जिट भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो यहां का रेट और यहां का रेट अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि चिमनी में या तो मास जमा हो रहा होगा या तो मास यहां से खाली हो रहा होगा, मतलब वेकेंट आ जाएगा, वेकेंट हो जाएगा चिमनी कुछ हिस्से में। तो ये जो है ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता है यहां पे। ठीक है, ना तो ये वेकेंट हो सकता है कहीं से और ना तो मास यहां पे जमा हो सकता है। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहेगी। इस वजह से जिस रेट से मास एंट्री हो रहा है उसी रेट से मास एग्जिट भी होना चाहिए। सो मास का रेट अगर बराबर करोगे तो वहां से एक्सप्रेशन आएगा रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2 और इसकी वैल्यू आएगी जो कि दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, वो है 0.8 kg पर सेकंड के बराबर। सो रो 1 पता है, A1 पता है, V1 आ जाएगा, रो 2 पता है, A2 पता है, V2 आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो V1 की वैल्यू यहां से निकल के आती है 40 मीटर पर सेकंड और V2 की वैल्यू निकल के आती है 20 मीटर पर सेकंड के बराबर। सो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। लास्ट सी ऑप्शन की बात करते हैं, हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ द चिमनी जैसा अभी भी मैंने बताया था कि हम बर्नौली इक्वेशन यूज करके नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रो की वैल्यू यहां पे चेंज हो रही है। ठीक है, बट इन एनी वे अगर तुम बर्नौली इक्वेशन यहां पे लगाओगे दैट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर तुम ये एक्सप्रेशन लगाओगे इस सेगमेंट पर और इस सेगमेंट पे तो निकालने के बाद H की वैल्यू निकल के आती है 590 मीटर के बराबर ही। ये बर्नौली लगाने के बाद वैल्यू आती है 590 के बराबर। तो बर्नौली तो अपने को यूज नहीं करना था, तो जब यूज नहीं करना था तो H की वैल्यू तो ये आ ही नहीं सकती, मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा गलत था। सो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, सॉल्व हम करेंगे जब उस इक्वेशन को यूज करेंगे जो इस वेरिएबल रो को डिपिक्ट करता हो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, बर्नौली यूज करोगे तो 590 मीटर आएगा, 590 मीटर आएगा जो कि गलत है क्योंकि यहां पे बर्नौली तो लग ही नहीं सकता। तो यहां पे जो इक्वेशन एक्चुअली में यूज करना था वो इक्वेशन था V स्क्वायर बाई 2 प्लस GH प्लस गामा बाई गामा माइनस 1 इंटू P बाई रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। ये कंप्रेसिबल, जब कोई भी फ्लूइड होता है, जब कोई भी फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल फॉर्म में फ्लो करता है तो हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ये इक्वेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, इस वजह से तुमको बस यहां पे इतना समझना था कि अगर तुम बर्नौली लगा करके अगर तुम H निकाल रहे हो तो वो H 590 मीटर आ रहा है जो कि तुम्हारा गलत है। इस वजह से
तुम बर्नौली यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इस इक्वेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। सो इस वजह से काफी अच्छा प्रॉब्लम था ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था। सो ये क्वेश्चन है प्लेन मिरर्स के बारे में। सो एक एक करके देखेंगे इनके ऑप्शंस को। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। Three plane mirrors form an equilateral triangle with each side of length L. There is a small hole at a distance L greater than 0 from one of the corners as shown in the figure. So यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक होल है और 3 प्लेन मिरर मिला करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा है। ठीक है, सो ये जो होल है ये लेंथ स्मॉल एल पे है जो कि ग्रेटर देन 0 है। A ray of light is passed through the hole at an angle theta and can only come out through the same hole. रे ऑफ लाइट इस होल से पास हो रहा है और इसी लाइट से या इसी होल से ये लाइट बाहर भी निकल सकता है और कहीं पे भी कोई होल नहीं है। नाउ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिरर कॉन्फ़िगरेशन एंड द रे ऑफ लाइट लाई ऑन द सेम प्लेन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो सबसे पहला ऑप्शन, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर एल बिलोंग्स टू 0 टू एल। सो पहला ऑप्शन ये है कि अगर स्मॉल एल की वैल्यू 0 से एल में कुछ भी हो जाए, अगर थीटा 30 डिग्री है तो रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगी। तो चेक कर लेते हैं। सो मान लो कोई भी एल की वैल्यू यहां पे ले लो और लाइट जो है यहां से एंटर करा दो। सो थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये यहां से आगे जाएगी, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 है तो ये 30 हो गया, इसका मतलब ये 90 हो गया, ये 60, ये 30 तो ये 90। अगर रे ऑफ लाइट इस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंस करेगी तो वापस यहीं से निकल जाएगा। तो तुम होल कहीं पे भी रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं पे भी रखोगे, रे ऑफ लाइट जाकर के इस पे 90 डिग्री पे ही टकराने वाली है। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पे 0 डिग्री होगा तो लाइट रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। नाउ देयर इज एन एंगल फॉर L इज इक्वल टू L बाई 2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। 2 रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, सो इसका रे डायग्राम देखते हैं। होल जो है L बाई 2 पे है, सो L बाई 2 पे है तो मान लो यहां से लाइट गया होगा। ठीक है, और अगर लाइट बाहर आ रहा है, लेट से हम बाहर ले रहे हैं इसको, तो ये यहां से यहां गया होगा और यहां से यहां जाने के बाद ये बाहर निकला होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑप्शन सही है, हम रिवर्स चेक बस कर रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन सही है तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये ट्रायंगल बन सकता है तो फिर ये ऑप्शन सही होगा। सो देखते हैं, अगर मान लो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे जाकर के अगर ये ऐसा आ रहा है तो ये तो 60 है, तो मतलब ये भी 60 है। ठीक है, नहीं ये 60 नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया और ये 60 हो गया। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। हाँ, सो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये बन रहा है तो ये वाला एंगल यहां पे निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के बाद ये बाहर आ जा रहा है, मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। सो यहां पे रिवर्स चेक कर रहे हैं हम, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सीधे जाओगे तो वहां पे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम रिवर्स में देख के जा रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन सही है तो क्या ट्रायंगल बनाया जा सकता है, मतलब क्या ये रे डायग्राम ऐसा बनाया जा सकता है। ऐसा रे डायग्राम अगर बनाया जा सकता है तो फिर ये ऑप्शन सही होगा। उसी तरीके से सी ऑप्शन पे आते हैं। द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एल इज इक्वल टू L बाई 3, तो ये तो गलत ही हो गया। या एक बार देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 पे देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन जो है थीटा इज इक्वल टू 60 पे है। ठीक है, और L इज इक्वल टू L बाई 3 पे है, तो यहां पे तुम्हारा लाइट आ गया। सो ये तुम्हारा 60 है, ये तुम्हारा 60 है, तो ये भी तुम्हारा 60 हो गया, ये भी तुम्हारा 60 है, मतलब ये भी तुम्हारा 60 ही हो गया। तो अगर ये 60 है
तो ये लाइट यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, फिर यहां से ऐसे टकराएगी, क्योंकि ये 15-15 डिग्री है। इसका मतलब लाइट जो है यहां से इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी और फिर ये वापस निकल जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत होगा। रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां से लाइट जाएगी और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए ये वापस लौटेगी। तो कुछ इस टाइप का रे डायग्राम बनेगा, इस वजह से ये ऑप्शन तुम्हारा गलत है। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट एट थीटा इक्वल टू 60 एंड 0 L बिलोंग टू 0 to L/2 आफ्टर 6 रिफ्लेक्शंस। तो यहां पे देखो कितने रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। 0 से L/2 में ये वाला ऑप्शन आता है L/3, तो 1 2 3 4 5 5 रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन ए और बी होगा। सो इस वजह से काफी ट्रिकी क्वेश्चन था ये। रिवर्स में तुमको थोड़ा यहाँ पे सोचना था, सीधे सीधे सोचोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम रिवर्स में सोचोगे कि लेट से अगर ये बाहर निकल पा रहा है तो किस तरीके से निकल पाएगा, उस पॉसिबिलिटी को अगर तुम एक्सप्लोर करोगे तब यहां पे तुम इसको सॉल्व जरूर कर पाओगे। ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13th क्वेश्चन। ये काफी आसान क्वेश्चन था। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर बेस्ड था। सो क्वेश्चन देखो, 6 चार्जेस आर प्लेस्ड अराउंड अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ A as shown in the figure. 5 of them have charge Q and the remaining one has charge X. The perpendicular from charge to the nearest hexagon side passes through the center O of the hexagon and is bisected by the side. तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक हेक्सागन है और यहाँ पे टोटल 6 चार्जेस रखे हुए हैं इसी के प्लेन में। सो चार्ज और इसके सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो 5 चार्जेस तो Q दे रखे हैं और छठा चार्ज X दे रखा है। ठीक है। सो नाउ अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन पे जाने से पहले अगर हम डिस्टेंस देख ले एक बार, तो ये डिस्टेंस तो √3a/2 होता है। सो ये भी डिस्टेंस √3a/2 हो गया। इसका मतलब हर एक चार्ज सेंटर से √3a डिस्टेंस पे है। एक इंफॉर्मेशन ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस को। सो सबसे पहला ऑप्शन देखो, व्हेन x इक्वल टू q द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। तो अगर ये q हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि सिमेट्रिक यहां पे बन जाएगा डायग्राम। तो ये डायरेक्टली तुम टिक कर सकते हो कि ये 0 है। सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, वेक्टर होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन x इक्वल टू -q द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज q/6πε0a²। सो अगर यहां पे -q चार्ज हो जाए, ठीक है, तो देखो इसका और इसका तो कट गया, बैलेंस आउट हो गया। इसका और इसका भी कट गया, बैलेंस आउट हो गया। ये और ये इन दोनों का इस पॉइंट पे एडअप हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। सो पहले वाले का हो जाएगा KQ/√3 का स्क्वायर और नीचे वाला की वही है तो इंटू 2 कर दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा 2Q/4πε0 इंटू 3a²। सो ये हो जाएगा Q/6πε0 इंटू a²। मतलब ये ऑप्शन भी तुम्हारा करेक्ट है। नॉर्मल कूलम्स लॉ के ऊपर ये सवाल था। ठीक है। नाउ कमिंग टू द C एंड D ऑप्शन, इसमें तुमको पोटेंशियल निकालना था। जब पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होगा तो सारे के सारे एड अप हो जाएंगे। यहां पे तुम किसी को भी वेक्टर वाइज कट नहीं करोगे। ठीक है। तो ये मैं दोनों पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं। यहां पे तुम फॉर्मूला लगा सकते हो KQ/R का फॉर्मूला। हर एक चार्ज √3a डिस्टेंस पे ही है, तो सभी चार्जेस का KQ/R ऐड कर देना और ऐड करके देख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे देखा जाए तो इस वाले में थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आता है और डी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं आता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 13। इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 2 का। सो ये है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा फिर से न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। जिसका कॉन्सेप्ट्स काफी क्रिस्टल क्लियर होगा वही इस प्रॉब्लम को काफी अच्छे तरीके से कर पाया होगा। ठीक है। बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस कैन बी अफेक्टेड बाय द पेयर वाइज कूलम रिपल्सन
assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of a proton be EPB and binding energy of a neutron be ENB. ठीक है, सो प्रोटॉन का बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है वो ये है, और न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है वो ये है. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब तो सबको पता ही होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्लक आउट दिस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, वही उसका बाइंडिंग एनर्जी होता है. तो प्रोटॉन का बाइंडिंग एनर्जी ये दे रखा है और न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी ये दे रखा है. सो इसमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने की क्या होगा. सो EPB minus ENB is proportional to Z into Z minus 1, where Z is atomic number of the nucleus. ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी, देखो अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी में कौन रोल प्ले कर रहा होगा. सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन में बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आ रहा होगा. और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स दोनों की वजह से बाइंडिंग एनर्जी आ रहा होगा. इसका मतलब यह है कि इसमें दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियर और कूलम. न्यूक्लियर इज अट्रैक्टिव, कूलम इज रिपल्सिव, और इसमें सिर्फ न्यूक्लियर है. ठीक है, तो इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव है. तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन का बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से थोड़ा कम ही होगा. मतलब इसको प्लक आउट करने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इन दोनों में मतलब प्रोटॉन में ऑलरेडी एक रिपल्सन वहां पे लग रहा है. तो प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा. ठीक है, सो अगर हम एनर्जी के डिफरेंस को लें, अब इसका एनर्जी है En और इसका एनर्जी है Ep. सो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो जो एनर्जी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से है वो तो कट जाएगा यहां पे. मतलब Ep माइनस En, ये एनर्जी सिर्फ कूलम फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स वाला तो कट जा रहा है. मतलब ये एनर्जी सिर्फ प्रोपोर्शनल होगा कूलम फोर्स वाले इंटरेक्शन पे. कूलम फोर्स वाला इंटरेक्शन प्रोटॉन के बीच में हो रहा है. तो कितने पेयर्स हम देख सकते हैं प्रोटॉन के वहां पे. जैसे अगर मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मान लो तुम्हारा ये एटॉमिक नंबर Z है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पे Z होंगे. सो टोटल नंबर प्रोटॉन अगर Z होंगे तो जो पेयर्स बनेंगे वो ZC2 बनेंगे. परमुटेशन, मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करके मैं यहां पे लगा रहा हूं ZC2 को सॉल्व करोगे तो ये Z इंटू Z माइनस 1/2 आ जाएगा. इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सो मैथ्स थोड़ा सा यहां पे लगाना था और मैथ्स के हेल्प से तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन बी, these energy difference is proportional to a raised to power minus a/3 where a is the mass number of the nucleus. अब दूसरे में मास नंबर से रिलेशन है. ठीक है, तो मास नंबर को हम देखो कैसे लाएंगे यहां पे पिक्चर में. सिंस ये एनर्जी है तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा. पोटेंशियल इनटू चार्ज इज एनर्जी. पोटेंशियल के फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करेगा. पोटेंशियल जो आ रहा है वहां पे सिर्फ प्रोटॉन की वजह से आ रहा है. प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियर वाला तो वैसे भी एडजस्ट हो जा रहा है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं. तो प्रोटॉन का पोटेंशियल हम पोटेंशियल के फॉर्मूले से दे सकते हैं, नॉर्मल पोटेंशियल के फॉर्मूले से, दैट इज K(Q1Q2)/R. सो Ep माइनस En K(Q1Q2)/R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वेयर R इज द रेडियस. नाउ रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a raised to power 1/3. इसका मतलब ये है कि एनर्जी का डिफरेंस जो होगा a raised to power minus 1/3 के प्रोपोर्शनल होगा. सो ये ऑप्शन भी तुम्हारा करेक्ट होगा. कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, Ep माइनस En इज पॉजिटिव. ये तो गलत है, Ep छोटा है, अभी भी बताया था जस्ट. En बड़ा है, Ep छोटा है, इस वजह से ऑप्शन गलत हो जाएगा. एंड Ep इंक्रीजेज इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज जब बीटा डिके. जब बीटा डिके होता है तो एक प्रोटॉन जो है तुम्हारा न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटता है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपल्सन कम होगा. रिपल्सन कम होगा तो बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा बढ़ जाएगा. सो ये ऑप्शन भी तुम्हारा करेक्ट है.
काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इस वजह से ये, और इस तरीके से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा सेक्शन 2 यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट होता है। लास्ट हम लोग सेक्शन 3 की तरफ मूव करते हैं, जो कि है तुम्हारा मैच द कॉलम। जो 4 क्वेश्चंस वहां पे दिए गए थे, चारों क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट साइड में था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, ये चारों जो थे होने लायक क्वेश्चंस थे। एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें करना था। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ था कि देयर इज अ स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए एंड रेजिस्टेंस आर fixed on a horizontal xy plane with the center of the loop always on the axis n cap of a long solenoid. The solenoid has m turns per unit length and carries current I counterclockwise as shown in the figure. The magnetic field due to the solenoid is in n cap direction. तो देखो दिया गया है कि यहाँ पे एक सोलोनॉइड है, ये तुम्हारा सोलोनॉइड है, और इसमें करंट काउंटर क्लॉकवाइज वे में मूव कर रहा है। ठीक है, इस सोलोनॉइड का जो एक्सिस है वो एन कैप के डायरेक्शन में। एन कैप डायरेक्शन में इसका मतलब ये हुआ कि सोलोनॉइड का जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी एन कैप डायरेक्शन में ही होगा। ये सोलोनॉइड का इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है और साथ ही साथ करंट दे रखा है। ये दो इंफॉर्मेशन भी साथ में दे रखा है। देखो यहाँ पे ये एम टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये दे रखा है और करंट की वैल्यू दे रखी है आई। अब दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें क्या है कि सोलोनॉइड के अंदर एक छोटा सा सर्कुलर कॉइल है जिसका एक्सिस जेड के लॉन्ग है और वो फिक्स है। मतलब कॉइल इज नॉट मूविंग, कॉइल इज फिक्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। ये कॉइल का इंफॉर्मेशन दे रखा है। नाउ लिस्ट 1 gives time dependence of n cap in the terms of constant angular frequency. List 2 gives torque experienced by the circular loop at time t is equal to pi by 6 omega. तो इस टाइम पे अपने को टॉर्क कैलकुलेट करना है इस पे। ठीक है, एंड अल्फा इज ए स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा बाई 2r। अल्फा की वैल्यू को ये माना गया है और इस टाइम पे अपने को टॉर्क कैलकुलेट करना है। ये एन कैप का तुम्हारा लिस्ट है और ये टॉर्क का लिस्ट है, इन दोनों को तुमको मैच करना है। ठीक है, अप्रोच की बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम अप्रोच की बात करें तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है तुम्हारा m क्रॉस b के बराबर। m इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें हम तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं I इंटू ए वेक्टर क्रॉस b। b आ जाएगा यहां पे म्यू नॉट एम आई इंटू एन कैप। मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड का म्यू नॉट एम आई इंटू एन कैप होगा क्योंकि एन कैप के डायरेक्शन में है वो, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा आई इंटू ए। ए जो है हमेशा के कैप डायरेक्शन में है, इस वजह से हो जाएगा आई इंटू के कैप, आई ए इंटू के कैप क्रॉस म्यू नॉट एम आई इंटू एन कैप। अब ये आई तो दिया हुआ है, ये एम दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। एन कैप के बारे में तुम्हारा लिस्ट ए में तुम्हारा ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, वो उसी को अपने को मैच करना था, तो एन कैप भी दिया हुआ है। लेकिन ये आई नहीं दिया हुआ है। आई कैसे निकालेंगे हम? कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे निकालेंगे? कॉइल में करंट हम निकालेंगे ईएमएफ के हेल्प से, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। by the concept of electromagnetic induction, I will be EMF by resistance, and EMF is d phi by dt by resistance, and d phi by dt is d by dt of b dot a by r. B की वैल्यू डालो और A की वैल्यू डालो। तो B की वैल्यू जब डालोगे तो d by dt ऑफ ये हो जाएगा म्यू नॉट एम आई एन कैप डॉट ए के कैप डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, यहां से अगर हम मैग्नीट्यूड बाहर निकाले तो मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा म्यू नॉट एम आई ए बाई आर, और यहां पे बच जाएगा d by dt ऑफ एन कैप डॉट के कैप। एक फैक्टर ये है जो आई की वैल्यू डालोगे यहां पे तो वो वाला फैक्टर तुमको डालना पड़ेगा,
और एक फैक्टर है इन दोनों का क्रॉस। तो तुम देख सकते हो कि म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई आर, ये टर्म्स तुमको दिख रहे हैं, वो अल्फा वाला वैल्यू जो तुमको दे रखा है। और कंप्लीट आंसर के लिए तुमको यहां पे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, एन डॉट के कैप का डॉट करके इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और दूसरा के कैप क्रॉस एन कैप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो टी इक्वल टू पाई बाई 6 ओमेगा पे एन कैप की वैल्यू निकालो, और एन कैप की वैल्यू निकालने के बाद एक बार डॉट करो और एक बार क्रॉस करो। डॉट और क्रॉस करोगे तो तुमको सारे ऑप्शंस मैच होते हुए दिखेंगे। ठीक है, मैच होते हुए दिखेंगे, इसका मतलब यह है तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा इसके बाद वो आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। पहला वाला मैच कर जाएगा क्यू के साथ, दूसरा वाला मैच कर जाएगा पी के साथ, तीसरा वाला एस के साथ, और चौथा वाला आर के साथ। ठीक है, सो थोड़ा सा यहां पे मेहनत वाला काम था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चन रिलेटिवली आसान था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। लिस्ट 1 डिस्क्राइब्स 4 सिस्टम्स ईच विथ 2 पार्टिकल्स ए एंड बी इन रिलेटिव मोशन एज शोन इन द फिगर्स। तो ए और बी ऐसे करके 2 पार्टिकल्स हैं और 4 सिस्टम यहां पे दिया गया है। ये पहला वाला है और बाकी चारों इसके आगे। लिस्ट 2 गिव्स पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटीज। रिलेटिव वेलोसिटीज का तुम्हारा यहां पे लिस्ट दिया हुआ है सेकंड वाले में, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 सेकेंड। सो टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 सेकेंड पे अपने को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है और उसको मैच करना है लिस्ट 2 में। ठीक है, चारों के लिए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं। सो पहले वाले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए एंड बी आर मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। तो एक सर्कल है और इसमें 2 पार्टिकल्स दिए गए हैं ए और बी। ये दोनों पार्टिकल्स यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड। सो एट टी इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब यहां और यहां से स्टार्ट हो रहा है। सो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे निकालना है टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे। सो यहां पे एक चीज यहां पे तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सिंस ओमेगा यहां पे कांस्टेंट है, सिंस ओमेगा इज फिक्स्ड, इस वजह से जो रिलेटिव वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी पूरे थ्रू आउट द मोशन रहने वाला है। मतलब पाई बाई 3 में, मतलब अगर देखा जाए तो 1 सेकंड में वो 60 डिग्री ट्रेवल कर लेगा। ये यहां से 60 आगे बढ़ जाएगा, ये यहां से 60 आगे बढ़ जाएगा। दोनों जब 60-60 आगे बढ़ेगा तब भी तुम उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही रहने वाला है। ये सबको इमेजिन कर सकते हैं। मतलब जैसे इस लाइन और इस लाइन को अगर ज्वाइन करें तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। उसी तरीके से ये आगे 60 बढ़ जाएगा, ये आगे 60 बढ़ जाएगा, तब भी जो लाइन बनेगा उनके बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे है वही रिलेटिव वेलोसिटी बाद में भी रहेगा। सो यहीं पे डायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो और वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2v। सो v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आर, ओमेगा 1 है आर 1 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा रूट 2 के बराबर। सो ये पहला पार्ट है, इसको मैच कर सकते हो तुम, मैच कर सकते हो तुम s के साथ। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं। प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर फायर्ड इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो एक प्रोजेक्टाइल को हम फायर कर रहे हैं टी इज इक्वल टू 0 पे और एक प्रोजेक्टाइल को हम फायर कर रहे हैं टी इज इक्वल टू 0.1 से, सेम वेलोसिटी और सेम एंगल पे, ये दिया हुआ है। देन द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज लार्ज एनफ सो दैट दे डोंट कोलाइड। तो अपने को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। अब यहां पे भी तुम इस तरीके से अप्रोच बैठा सकते हो कि 0.1 सेकेंड के बाद जब दोनों फ्री फॉल में आ जाएगा, 0.1 सेकेंड के बाद दोनों जब फ्री फॉल में आ जाएगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ग्रेविटी नीचे ही लग रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो 0.1 सेकेंड पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी उसके आगे थ्रू आउट रहेगा। जो टाइम पाई बाई 3 दिया गया है उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो वो 3.14/3 है, मतलब ये लगभग 1 सेकेंड के आसपास है।
1 सेकेंड के आसपास है ये टाइम, इसका मतलब ये 0.1 से तो ज्यादा ही है। सो 0.1 से अगर ये ज्यादा है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी 0.1 सेकेंड पे आएगी वही रिलेटिव वेलोसिटी इस टाइम पे भी रहेगी। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी निकाल लो, और ये तो लॉन्च ही हो रहा है, इसकी वेलोसिटी लिख लो, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ ए, इस डायरेक्शन को x मान लेता हूं, इस डायरेक्शन को y मान लेता हूं। सो ए वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 5 पाई बाई रूट टू इंटू कॉस 45 आई कैप, और जे कैप कॉम्पोनेंट हो जाएगा, जे कैप कॉम्पोनेंट हम निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80 से। सो ये हो जाएगा 5 पाई साइन 45, तो ये भी 2 हो जाएगा। सो 5 पाई बाई 2 माइनस 80, सो a इज 10 एंड t इज 0.1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 जे कैप। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ a, u प्लस 80 लगाया है। और b का हो जाएगा, ये तो लॉन्च ही हो रहा है, तो लॉन्च हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2 आई कैप प्लस 5 पाई बाई 2 जे कैप, और ये माइनस साइन क्योंकि x डायरेक्शन इधर है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट निगेटिव इसमें जाएगा। सो इन दोनों का रिलेटिव करोगे तो v रिलेटिव आ जाएगा vb माइनस va, vb माइनस va करोगे तो ये दोनों आई कैप ऐड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 पाई आई कैप, 5 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 कट जाएगा, और इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा प्लस जे कैप। सो माइनस 5 आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, मतलब इसका जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट 25 पाई स्क्वायर प्लस 1। सो आई थिंक ये लास्ट वाला ऑप्शन से मैच हो जाएगा तुम्हारा। Coming to the third part, so two harmonic oscillators A and B moving in the x direction according to equation x is equal to x naught sin t by t naught and sin is equal to sin t by t naught plus pi by 2. Starting from t is equal to 0, take x naught is equal to 1 and t naught is equal to 1. So यहाँ पे दो sinusoidal waves हैं A और B. A मूव हो रहा है x naught sin t by t naught के हिसाब से, और B जो हो रहा है मूव हो रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से मूव हो रहा है। टी नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू दे रखी है, दोनों 1 है, इसका मतलब ये इक्वेशन हो गया साइन टी और ये इक्वेशन हो गया कॉस टी, इसका इक्वेशन कॉस हो गया, इसका इक्वेशन साइन हो गया। सो अपने को पाई बाई 3 पे अपने को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो इसको प्लॉट करते हैं, फेजर से इसको सॉल्व करते हैं। फेजर से अगर इसको सॉल्व करें तो ए जो है अभी स्टार्ट हो रहा है, टी अभी 0 है, स्टार्ट हो रहा है और वो उधर की तरफ जा रहा है, और बी जो है यहां पे है और ये पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है मतलब इधर की तरफ जा रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है बेसिकली, ये आगे बढ़ेगा और ये वहां से वापस लौटेगा। ठीक है, सो पाई बाई 3, सिंस इसका ओमेगा 1 ही है, देखो ओमेगा की वैल्यू 1 ही दे रखी है यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से। सो पाई बाई 3 सेकेंड में तुम्हारा 60 डिग्री कवर होगा, तो ये यहां से 60 पे पहुंच जाएगा, ये यहां से 60 पे पहुंच जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। एक मिनट, इसका 60 यहां पे कहीं पे आएगा और इसका 60 यहां पे कहीं पे आएगा। सो यहां पे और यहां पे मिलेगा तुमको, यहां और यहां, ये 60 और ये 60। ठीक है, तो ये दोनों 60-60 हो जाएगा इस तरीके से। सो रिलेटिव वेलोसिटी अब अगर निकालना है अपने को तो देखो यहां से प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं दोनों का, एक तो इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। ये वाला तुम्हारा इधर जा रहा है और ये वाला तुम्हारा इधर आ रहा है, तो ये इसके साथ प्रोजेक्शन निकलेगा और ये इसके साथ निकलेगा। ठीक है, सो ये तुम्हारा A था और ये तुम्हारा B था। तो एंगल अगर देखे तो ये 60 है तो ये भी 60 है, मतलब ये एंगल हो गया 30 और ये 60 है तो ये 60 है, मतलब ये हो गया 30, मतलब ये हो गया 60। तो A का वेलोसिटी आ जाएगा v cos 60 प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, और B की वेलोसिटी आ जाएगी माइनस v cos 30।
एक क्योंकि उधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी लोगे तो दोनों एडअप हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे तो बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगा v रिलेटिव का, वो आ जाएगा v/2 प्लस √3/2v। इसका मतलब यहाँ पे v की वैल्यू पुट करें जो कि 1 के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2। सो ये इसके साथ मैच कर सकते हो, ये तुम्हारा थर्ड पार्ट का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट भी रिलेटिवली मतलब बहुत ही आसान पार्ट था। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, पार्टिकल A is rotating in a horizontal circular path of radius 1 meter on the xy plane with constant angular speed omega is equal to 1 radian per second। So एक पार्टिकल A है यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है with omega is equal to 1 radian per second। Particle B is moving up at a constant speed of 3 meter per second in the vertical direction as shown in the figure। So which of the following? तो relative velocity, so relative velocity निकालने के लिए तुम यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि ये जो सर्कल है ये xy प्लेन में है और ये जो B है z प्लेन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि A का जो भी वेलोसिटी आएगा वो हमेशा xy प्लेन में ही रहेगा और B का हमेशा वेलोसिटी जो है z प्लेन में ही रहेगा। इसका मतलब दोनों वेलोसिटीज हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। दोनों वेलोसिटीज अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर। सो va स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा आर स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर और vb जो है वो हो जाएगा 3 स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा √10। √10 के साथ इसको मैच कर सकते हो और देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। सो ये सारे तुम्हारे ऑप्शंस हो जाएंगे, चारों को तुम टिक कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द 17th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर था। ये भी क्वेश्चन मतलब सॉल्वेबल था, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, ये इजिली किया जा सकता था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। So list 1 describes thermodynamic process in 4 different systems. List 2 gives the magnitudes either directly, either exactly or a close approximation of possible changes in the internal energy. Internal energy के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। Internal energy के बारे में अपने को कमेंट करना है, ठीक है, of the system due to the process। तो एक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे और उसका इंटरनल एनर्जी के बारे में अपने को कमेंट करना है और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ उसको मैच करना है, ठीक है। So, सबसे पहला देखो 10⁻³ kg of water at 100 centigrade is converted to steam at the same temperature at a pressure of 10⁻5 Pascal। The volume of the system changes from 10⁻6 to 10⁻3। ये एक्चुअली में -3 है, ठीक है, टू द इन द प्रोसेस, ठीक है, ये 10⁻³ है। लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज दिस मच, सो डेल्टा यू। डेल्टा यू की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू से, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू से, ठीक है। सो डेल्टा क्यू की वैल्यू यहां पे होगी ml के बराबर और डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी p इंटू डेल्टा वी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, m की वैल्यू दे रखी है 10⁻3, l की वैल्यू दे रखी है, प्रेशर भी दे रखा है तुम्हें 10⁻5 पास्कल और डेल्टा वी। सिंस 10⁻6 इससे काफी छोटा है, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ इंटू 2250 इन किलो जूल्स माइनस 10⁻5 इंटू 10⁻³ किलो जूल में है तो यहाँ पे 10⁻3 मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 2 किलो जूल के आसपास आएगा। अब तुम इसका ऑप्शन देखोगे तो 1 का ऑप्शन जो है सिर्फ इसी के साथ मैच कर रखा है, P के साथ, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रखा। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे टिक मार के आगे निकल सकते हो। मतलब बाकी ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम ऑप्शन पे ध्यान रखो तो। एक ऑप्शन है P के साथ ही सिर्फ लगा हुआ है, बाकी कोई भी ऑप्शन P के साथ नहीं लगा हुआ है। मतलब बाकी किसी भी 3 ऑप्शन जो बचे हुए हैं उसमें 1 जो है P के साथ नहीं लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारा सॉल्यूशन हिसाब से यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक के हिसाब से तुम इसको सॉल्व करके यहीं से निकल सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाकी को सॉल्यूशन भी, बट अगर ऑप्शंस पे ध्यान रखते तो यहीं पे तुम करके निकल जाते हैं। एनीवे, सो ऑप्शन सेकंड पे आते हैं, इस पे सेकंड वाले पे आते हैं। 0.2 moles of a rigid diatomic ideal gas with volume B at temperature 500 Kelvin undergoes an isobaric expansion। So डेल्टा U की वैल्यू हम दे सकते हैं NCV डेल्टा T, ठीक है। तो V से 3V जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है,
तो टेम्परेचर भी T से 3T जाएगा। सो इसका मतलब ये हो जाएगा n की वैल्यू 0.2, डायटोमिक है तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू R की वैल्यू 8 रख सकते हैं हम SI यूनिट में, और डेल्टा T की वैल्यू 3T हो जाएगा 1500, सो डेल्टा T हो जाएगा 1500 माइनस 500, मतलब ये हो जाएगा 1000। सो ये कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आएगा 3 किलो जूल के आसपास। ये तुम्हारा दूसरे पार्ट का आंसर होगा। सॉरी, ये आता है 4 किलो जूल के आसपास। ठीक है, थर्ड पार्ट, 1 mole of a monatomic ideal gas is compressed adiabatically from volume V is equal to 1/3 to V/8 at pressure 2 kilopascal। एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। सो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है और अपने को डेल्टा यू चाहिए, तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि डेल्टा क्यू 0 होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1 बाई गामा माइनस 1। सो प्रेशर 1/3 दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, फाइनल प्रेशर हम पीवी रेस्ट पावर गामा से निकाल सकते हैं। सो P1V1 रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 रेस्ट पावर गामा। सो P2 की वैल्यू यहां पे देखो कितनी आ जाएगी, ये V/8 जा रहा है ना, और गामा की वैल्यू है तुम्हारी, गामा की वैल्यू है 1 + 2/f। सिंस ये मोनोएटॉमिक है तो ये 1 + 2/3 हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी 5/3। सो 5/3 यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो P2 की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 64 किलो पास्कल। सो वैल्यूज यहां पे पुट करो सारे, P2V2 P1V1 गामा माइनस 1, वैल्यूज पुट करने के बाद ये लगभग आएगा 3 किलो जूल के आसपास। ये तुम्हारा तीसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा पार्ट, 3 moles of a diatomic ideal gas whose molecules can vibrate। वाइब्रेशन है यहाँ पे, मतलब हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, हाई टेम्परेचर की बात हो रही है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा डायटोमिक के लिए ये हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। इज गिवन 9 किलो जूल ऑफ हीट एंड अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपेंशन। तो इतना हीट दिया जा रहा है और अपने को डेल्टा यू निकालना है, ठीक है। सो आइसोबारिक है तो NCP डेल्टा टी, यही तुम्हारा DQ होगा, ये तुमको दे रखा है 9 के बराबर। सो DU की वैल्यू है NCV डेल्टा टी, तो CP की वैल्यू है यहाँ पे 9/2R और CV की वैल्यू है 7/2R। बाकी सब चीजें तो सेम है, DT वगैरह N DT और R ये सब सेम है। तो 9 के हिसाब से 9 है तो 7 के हिसाब से ये 7 होगा। बिना सॉल्व किए डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, 9 के हिसाब से 9 किलो जूल है तो 7 के हिसाब से 7 किलो जूल होगा क्योंकि बाकी सारे फैक्टर सेम ही है। सो लास्ट ऑप्शन का तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7 जूल के आसपास, किलो जूल के आसपास। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। लास्ट ये क्वेश्चन है जो कि है लेंस के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तुमको बस यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करना था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी सारे पार्ट तुम खुद से कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ करने के लिए है नहीं, बस लेंस फॉर्मूला तुमको लगाना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 है, 10 सेंटीमीटर, और दूसरा यहाँ पे एक मतलब कन्वर्जिंग लेंस ही है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑब्जेक्ट इसके 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो तुमको बताना है कि फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, ठीक है। सो सबसे पहली बार अगर हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन करवाएंगे तो देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है क्योंकि फोकल लेंथ 10 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इमेज होगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, मतलब यहां पे कन्वर्ज करेगा, यहां से 20 मतलब यहां से 15। सो ये इमेज इसके लिए अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इस पे लेंस फॉर्मूला तुम लगा सकते हो 1/v माइनस 1/u मतलब -1/15 इज इक्वल टू 1/15। सो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर के बराबर। सो यहां से 7.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेंस, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन आएगा तुम्हारा P। उसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे ऑप्शन भी तुम कर सकते हो। ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था तो आसान था, इसमें भी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है, इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्टली, एक ही बार लेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इस तरीके से मान लो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो 2 बार लगाओ, तुम 2 बार लेंस फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करो, ठीक है, और लगा करके सॉल्व करोगे तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन इसका तुमको मिल जाएगा जो कि करेक्ट होगा ऑप्शन ए।
ठीक है, तो ये तुम्हारा ओवरऑल पेपर था जो कि तुम्हारा ये जेई एडवांस में आया था। देख सकते हो कि सॉल्वेबल पेपर था। कोई भी बच्चा जो है जिसने ठीक ठाक मेहनत करी है 2 साल, वो आराम से इसका 60-70% 1 घंटे में आराम से सॉल्व कर सकता था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस बहुत टिपिकल आए थे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आए थे। तो 18 में से मतलब 4 क्वेश्चन को मैं अलग कर दूं जो थोड़ा टिपिकल था, तो 14 क्वेश्चन डुएबल थे। 14 क्वेश्चन डुएबल था। अगर मान लो किसी में तुम थोड़ा बहुत एरर कर लो, ठीक है, मान लो 1-2 प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम में एरर कर लो, फिर भी तुम्हारा 10-11 क्वेश्चन तो करेक्ट होने लायक था। तो 18 में से अगर 10-11 करेक्ट हो रहा है, इसका मतलब 60% पेपर आराम से डुएबल था। ठीक है, तो 60% तुम स्कोर कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ बस क्वेरीज मैं यहाँ पे एड्रेस कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड क्वेरीज। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चे ये पूछते हैं कि सर जैसे जेई एडवांस का भी सॉल्यूशन तो देख लिया, लेकिन देखने के बाद तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए था, लेकिन एग्जाम में ये चीज होता नहीं था। ठीक है, तो इसका बस एक ही तरीका है कि जेई एडवांस का पेपर जो है हमेशा कॉन्सेप्चुअल होता है। तुमको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी तुम अप्रोच बैठा पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो वो बर्नौली वाला जो क्वेश्चन आया था, बर्नौली वाला क्वेश्चन में तुमको बस ये सोचना था कि रो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो बर्नौली यहाँ पे नहीं लग सकता। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है। अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो एडवांस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत कम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। जेई मेंस में थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा आता है, और दूसरे और भी एग्जाम्स तुम देखोगे तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन जेई में एडवांस जो होता है वो नियरली इसी लाइन पे पेपर बनता है हमेशा। तो इस क्वेरी का एड्रेस यही होगा, मतलब तुमको इसी तरीके से अप्रोच बैठाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी और भी कोई क्वेरी हो तो तुम मुझसे पूछ लेना या कमेंट करके तुम बता देना, मैं वहां पे बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, उस समय फिर क्लियर कर लेंगे डाउट को। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं मैं, फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।